present indefinite, this is known as the simple present. प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंपल और सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट. For the sense of making in grammar uses or in spoken, when someone speaks in English, this should be well practiced. एक अच्छी तरह से अभ्यास करके इसको हमें लिखना या बोलना, या जब तक नहीं समझेंगे हम समझा भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते. So that's why I'm explaining present indefinite or simple present. You see, in present indefinite, they are the helping verbs. Everyone has its helping verbs. Helping verbs, this is known as the auxiliary verbs. This is known as the sahayak kriya that helps the subject in the sentence. This is called helping verbs. इसे हम कह सकते हैं प्राइमरी वर्ब्स ऑल्सो और प्राइमरी वर्ब्स. इसे हम प्राइमरी वर्ब्स भी कह सकते हैं. प्राइमरी वर्ब्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दोज वर्ब्स आर नोन एज द प्राइमरी वर्ब्स विच डिपेंड ऑन द सर्टेन सब्जेक्ट्स. ये वर्ब्स सब जगह यूज नहीं हो सकते हैं. इसका यूज सर्टेन सब्जेक्ट के साथ ही हो सकता है. अब एग्जांपल देखें. आई एम टीचिंग ग्रामर. आई एम टीचिंग ग्रामर. आई क्या है? सब्जेक्ट है. आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब है. और ये प्राइमरी वर्ब क्यों हो गया? क्योंकि एम डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट आई. एम का यूज सब जगह नहीं कर सकते हैं. जब भी करेंगे तो आई के साथ ही करेंगे. नो वन कैन से ही एम. नो वन कैन से सी एम. व्हेनेवर यू विल से आई एम. इसलिए प्राइमरी वर्ब है क्योंकि वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है. अब जैसे कहते हैं ही इज टीचिंग ग्रामर या ही इज रीडिंग इंग्लिश. ही इज, अब इज का प्रयोग ही के साथ होगा या किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही होगा. अब नहीं कह सकते हो कि आई इज रीडिंग, आई इज टीचिंग, नहीं कह सकते हो. तो इज क्या हुआ? प्राइमरी वर्ब्स, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इसलिए इज भी डिपेंडेंट वर्ब है या प्राइमरी वर्ब्स हैं. अब इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या प्राइमरी वर्ब्स कह सकते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं, जैसा कहना हो. लेकिन आप इसको हेल्पिंग वर्ब ही समझें. तो सबका अपना अपना हेल्पिंग वर्ब्स हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट, सबका अपना अपना हेल्पिंग वर्ब्स हैं. मैं इसको डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा. अब यहां देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है? डू एंड डज. डू एंड डज. ये डू कहाँ यूज होता है और डज कहाँ होता है? यू नो, डू, जस्ट आई राइट हियर, डू का यूज कहाँ होगा? आई, वी, यू, दे एंड ऑल द पीएस. पीएस मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स. पीएस प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स. और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं डज का प्रयोग होगा. ही, शी, इट, ऑल द नेम, कोई भी नाम, राम, श्याम, जो भी हो. एंड एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट्स. डू डज का प्रयोग हुआ. एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, ये डू डज का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होता है. जस्ट आई राइट हियर, डू एंड डज are used only in
निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही इसका यूज होगा, नॉट इन सिंपल। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या बात करते हैं तो तीन तरह से सेंटेंस यूज करते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। मैं घर जाता हूं सिंपल है, मैं घर नहीं जाता हूं नेगेटिव हो गया। क्या तुम घर जाते हो, इंट्रोगेटिव हो गया। तो डू डज का प्रयोग कभी भी सिंपल में नहीं होता है। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, डू डज का यूज केवल नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में ही होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लुक एट द एग्जांपल्स। इसका मैं लिख देता हूं यहां पर हेल्पिंग वर्ब। एच भी क्या इसका है, डू एंड डज। और डू डज का प्रयोग कहां होगा, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। अब लुक एट द एग्जांपल्स। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस का जैसे स्ट्रक्चर देखें आप, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। Suppose you are learning translation from Hindi into English. So how will you know whether this sentence is in present indefinite or simple present? कैसे जानेंगे कि ये simple present है या नहीं है, ये कैसे जानेंगे? तो देखिए इसके हिंदी वाक्य के अंत में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के अंत में you will see ता है, ती है, ते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ता हूँ, पढ़ता हूँ, या ती हूँ, पढ़ती हूँ। ऐसे सेंटेंस के अंत में दिखाई देंगे, आपको मिलेंगे किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में। तो आप जान जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट। वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट, वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट। अब ता है, वह घर जाता है। अब ता है से आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। वह खाता है, लिखता है, पढ़ता है, देखता है, हंसता है, गाता है, रोता है, जैसा सेंटेंस ना बनाए। ती है से भी पढ़ती है, लिखती है, खाती है, हंसती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन फ्रेम, यू कैन मेक। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज नहीं यूज होगा, नेवर। अब इसमें देखिए कोई सेंटेंस में बोल रहा हूं हिंदी में, वह अंग्रेजी जानता है। एक सेंटेंस देखें, वह अंग्रेजी जानता है। वेरी इजी यू कैन से, वह सब्जेक्ट हो गया, यू राइट ही। जानता है, दिस द मेन वर्ब। मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब मुख्य काम। सब्जेक्ट करने वाला, सब्जेक्ट क्या है, वह अंग्रेजी जानता है। ये जानता क्या, मेन वर्ब हो गया। ही नोज, के एन नो एस, ही नोज इंग्लिश, he knows English। अब ध्यान दें, यहां पर नो है, इसमें एस क्यों लग गया, ये बहुत माइनर चीज है। एंड जनरली दिस इज फाउंड कि मोस्ट ऑफ द पीपल who are learned, who are employed, who are the teachers and who are working somewhere, अच्छे लोग ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। वर्ब में एस और एस केवल लगता है सिंपल प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में यूज होता है और सब जगह नहीं होता है। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए यहां पर मेन वर्ब में एस या एस कब लगेगा,
मेन वर्ब में एस या आई एस, जैसे मेन वर्ब क्या, राइट है तो राइट्स, रीड है तो रीड्स, गो है तो गोज। कब होगा, जब सब्जेक्ट के रूप में ही होगा या सी होगा या इट या कोई भी नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि केवल सिंपल सेंटेंस में ही होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं और बाकी किसी में भी नहीं होगा। ओनली दिस इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट विद ऑल दी सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही होगा। ही नोज इंग्लिश, वेरी इजी। अब यहां देखें ता है, वह अंग्रेजी जानती है तो सी नोज इंग्लिश, शी नोज इंग्लिश, इजली यू कैन ट्रांसलेट इट। वह लिखता है, ही राइट्स इंग्लिश। वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। यू कैन प्रैक्टिस योरसेल्फ। अब देखिए नेगेटिव, नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 नेगेटिव। नेगेटिव का होगा पहले, इन नेगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट वी विल यूज सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स, डू एंड डज। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड। अगर यहाँ ही है तो यहाँ डज होगा, आई है तो डू होगा। मैं बताया था पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहां मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। नाउ आई टेल यू द डिफरेंसेस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट्स and main verb used just after the helping verbs. helping verb सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है। और सबसे जो बिग डिफरेंसेस क्या है मेन वर्ब में, कि ऑलमोस्ट मेन वर्ब्स हैव 3 फॉर्म्स। ऑलमोस्ट मेन वर्ब्स, आई डोंट से कि ऑल द मेन वर्ब्स, सभी मेन वर्ब्स के 3 फॉर्म्स नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश मेन वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं। जैसे राइट है, राइट, रोट, रिटन, ये राइट मेन वर्ब हो गया। थिंक, थॉट, थिंक मेन वर्ब हो गया। डू, डिड, डन। अब देखिए डू हेल्पिंग वर्ब भी है और डू मेन वर्ब भी है, तो डू का दोनों जगह यूज होता है, मेन वर्ब में भी और हेल्पिंग वर्ब में भी। जैसे मैं यह काम नहीं करता हूं, मैं यह काम नहीं करता हूं, मैं भी लिखने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। तो पहले बता दूं मेन वर्ब क्या हुआ, जिसके 3 फॉर्म्स हों। गिव, गेव, गिवन, तो गिव मेन वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब मेन वर्ब आता है। अब यहां देखिए, अभी मैंने बताया कि मैं यह काम नहीं करता हूं, मैं यह काम नहीं करता हूं, एक सेंटेंस है। करता हूं, ता हूं, यहां देखिए लिखा है ता हूं, मैं यह काम नहीं करता हूं। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। यू राइट हियर आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या होगा, डू, फिर नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट। करता हूं, करना इंग्लिश क्या होता है, डू। आई डू नॉट डू, आई डू नॉट डू यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क। आई डू नॉट डू दिस वर्क। वह घर नहीं जाता है, वह क्या हो गया, ही डज नॉट गो होम। ध्यान दें कि जब डज लगेगा ना तो वर्ब में एस एस नहीं होगा। एक एग्जाम्पल में बताया था ना, ही गोज होम,
ही गोज होम। अब यहां देखें, ही गोज टू होम क्यों नहीं होगा? दिस इज ए वेरी माइनर सेंस एंड सेंटेंस। ही गोज टू होम कभी नहीं कर सकते हैं। ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू एनीवेयर, एवरीवेयर, बट नेवर टू होम। गोज टू होम का मतलब होता है फॉर एवर, ऊपर जाना। गोज टू होम नहीं होता है। गोज होम अपने घर में जाते हैं, क्योंकि आप जिस घर में हैं ये आपका घर एक सर्टेन समय के लिए है, नॉट फॉर एवर। इसलिए ग्रामेरियन ने जब इंग्लिश बनाया, ग्रामर बनाया, तो उसने एक डिसाइड कर लिया कि टू का यूज गो और होम के बीच में कभी नहीं होगा। ही गोज होम। अब इसको जब निगेटिव कहेंगे तो क्या कहेंगे? ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब यहां पर गोज नहीं होगा, ईएस हट जाएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, ही डज नॉट गो होम, ही डज नॉट गो होम। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि जब भी डज यूज करेंगे नेगेटिव में ना, तो वर्ब में एस और एस कभी यूज नहीं करेंगे। दिस इज अ ब्लंडर। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी गलती। ये छोटी छोटी गलतियों को आप लोगों को करेक्शन करना है प्रैक्टिस के समय में। अब ये नेगेटिव हो गया। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नाउ वी गो अहेड टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव। थर्ड सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, INTERRO। स्पेलिंग पर बहुत ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव में बहुत से बच्चे जो हैं सिंगल टी लिख देते हैं, सिंगल आर लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव, दिस इज ओनली क्वेश्चन सेंटेंस। अब देखिए, क्वेश्चन सेंटेंस में अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आते हैं। जस्ट आई राइट योर एग्जाम फार्मूलाज। फॉर्मूला पर लिख लिए। पहले क्या होगा? यहां देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। देखिए यहां सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में क्या? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। फिर मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, एक तरह का मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल देखें। क्या तुम यह जानते हो? क्या तुम यह जानते हो? यहां देखिए क्या, ये क्या से क्वेश्चन बना। दूसरा है, तुम इस विषय में क्या जानते हो? अब यहां क्या आ गया? तुम इस विषय में क्या जानते हो। यहां सेंटेंस के शुरू में क्या आ गया? यहां सेंटेंस के बीच में आ गया। सो दैट इज टू बी कंफर्म्ड कि अगर सेंटेंस के शुरू में क्या है तो इस फॉर्मूला से करेंगे, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में क्या है तो ये क्या हो गया? WH। इस क्या को हम क्या कहेंगे? WH। मैं यहां लिखने जा रहा हूं WH। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोगों को तो अब पता हो ही गया होगा। हां, यहां देखें, क्या, क्यों, कैसे, किसको, किससे, कहां, कौन। इससे भी क्वेश्चन बनता है। तुम क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, किसको बताते हो, किससे कहते हो, कहां रहते हो।
कौन जानता है, इससे क्वेश्चन बनता है। अब इसके पहले देखें आप, सबके पहले WH है, WH से बनता है क्या, व्हाट, WH, क्यों, वाई, WH। तो इसको हम WH इंट्रोगेशन कहते हैं। अगर सेंटेंस के बीच में है दैट इज द WH। व्हाट का इंग्लिश क्या होगा, क्या का इंग्लिश क्या होगा, व्हाट। तो अब हम इसको सबसे पहले यूज करेंगे WH। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या तुम यह जानते हो, इसका क्या होगा, यहां से होगा हेल्पिंग वर्ब से डू यू नो दिस, डू यू नो दिस, क्वेश्चन मार्क। तुम इस विषय में क्या जानते हो, तो बोले क्या होगा, व्हाट, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस। पहले WH आ जाएगा। तुम कहां रहते हो, कहां का क्या होगा, वेयर, वेयर डू यू लिव। वह क्यों हंसता है, वह सब्जेक्ट ही है, क्यों, वाई, वाई डज ही लाफ। वह क्यों रोता है, वाई डज ही क्राई। तो इस तरह से अब अगर आप नेगेटिव करना हो ना तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें। वह घर जाता है, सिंपल, ही गोज होम। वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो होम। क्या वह घर जाता है, डज ही गो होम। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। नेक्स्ट डे बताएंगे आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिटेल्स में। इसकी आप प्रैक्टिस अपने ढंग से करते रहेंगे। You will make at least 10 to 15 sentences in simple, in negative, interrogative and interrogative to negative, and you will practice yourself. And further we will go ahead and we will start present continuous. Okay, thank you very much.